गुड मॉर्निंग एंड स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम ICAI मॉडल से GST का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। GST आ क्योर फॉर इल ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। ये आपने पढ़ लिया था, वैसे इसको और डिटेल में समझाया है कि जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो बीमार थे, एक तरह से उनमें बहुत सारी लूप होल्स थे, कमियाँ थे, उन्हीं का इलाज किया है GST ने। इस टॉपिक को आपको ढंग से एक्सप्लेन करना है। तो आज कॉम्प्रहेंसिव मतलब ब्रॉड टैक्स स्ट्रक्चर कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप पढ़ ही रहे, नाम से पता चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो GST लगेगा वो जो टैक्स लगेगा उसमें गुड्स भी कवर्ड होंगी और सर्विसेज भी कवर्ड होंगी। पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता था कि गुड्स पे वैट लगता था, सेल्स टैक्स नॉर्मल लैंग्वेज में, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। पर अब गुड्स और सर्विसेज दोनों ही GST के दायरे में कवर्ड हैं, यानी दोनों पे ही आपको टैक्स एक ही नाम से देना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। that is goods and service tax GST addresses most of the above stated issue, यानी GST में ज़्यादातर जो पुरानी जो कमियां थी उनको सॉल्व किया गया है। साइमल्टेनियसली इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ GST एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल हैज़ इंटीग्रेटेड टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इंटीग्रेटेड दोनों मिलकर लगाती हैं टैक्स, यानी जो भी GST लगता है इंट्रा स्टेट सेल पे, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, INTRA इंट्रा, विद इन स्टेट, तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है, दोनों इंटीग्रेट करके लगाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ रिलीफ। सेट ऑफ पढ़ाया था आपने, कोई इनपुट टैक्स दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज, और जो आउटपुट टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल, उसे सेट ऑफ किया जाएगा, यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया जाएगा, ITC दिया जाएगा। एंड इंश्योर दैट बोथ द कास्केडिंग इफेक्ट, यानी जो डबल टैक्सेशन होता था पहले सैनवेट में, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये लास्ट क्लास में समझाया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें। एंड सर्विस टैक्स आर रिमूव, अभी दोनों टैक्स हट चुके हैं। एंड अ कंटिन्यूस चेन ऑफ सेट ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू और सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू अप टू रिटेलर लेवल, कंज्यूमर लेवल इज एस्टैब्लिश। इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहता है जब तक कि वो सामान कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता है। In the GST regime, the major indirect taxes has been subsumed। ज़्यादातर indirect taxes GST में merge हो गए हैं, subsumed हो गए हैं in the ambit मतलब दायरा of GST में। The erstwhile concept of manufacture और sale of goods और rendering of service are no longer applicable। अब हमें ये नहीं देखना मैन्युफैक्चर पे अलग से टैक्स नहीं लगता, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस देने पे सर्विस टैक्स लगता था, अब वो एप्लीकेबल ही नहीं है। सिंस द टैक्स इज नाउ डिवाइड, अब एक ही नाम से लगेगा टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब मैन्युफैक्चर से मतलब नहीं, यानी पहले मैन्युफैक्चर एक्साइज ड्यूटी देता था, सेलर वैट या सेल्स टैक्स देता था, और सर्विस वाला सर्विस टैक्स देता था। पर अब सप्लाई वर्ड यूज़ किया गया, यानी पूरे GST में कहीं सेल और परचेज वर्ड नहीं आएगा, केवल सप्लाई वर्ड आएगा। अगर आप किसी को सप्लाई करते हैं या कोई आपको सप्लाई करता है तो उसे क्या देना होगा, GST देना होगा गुड्स और सर्विसेज पर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पैरा आपने पढ़ा हुआ था, उसी को यहाँ पे रिवाइज करवा दिया इन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क ऑफ GST एज इंट्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब GST में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, उनको वापस से बताया जा रहा है और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर किए जा रहे हैं। इसको पढ़ा के फटाफट पढ़ लेते हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ा होगा उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डुअल GST मैंने पढ़ा दिया था कि इनका टास्क फोर्स कमेटी ने 2004 में इंडियन गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया में GST लगना चाहिए नेशनल बेसिस पर। यानी तीन तरह से GST लग सकता है किसी भी कंट्री में, एक तो नेशनल बेसिस पे लग सकता है, एक स्टेट बेसिस पे लग सकता है, और एक डुअल बेसिस पे लग सकता है। हमारे देश में दोनों गवर्नमेंट पैरेलल चलती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है और नेशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलती है, इसलिए हमने डुअल बेसिस GST मॉडल को अडॉप्ट किया है। यानी मॉडल ये कहता है कि जो आधा GST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा GST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इंट्रा स्टेट सेल पर, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट जो सेल हो रही है उस पर आधा आधा दोनों गवर्नमेंट रखेंगे टैक्स को। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल हो रही है, जैसे आप IGST लगेगा, वहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी। तो इंडिया ने भी ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल GST मॉडल पे इंडिया में GST को अडॉप्ट किया है। तो ये पैरा आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मैं रीड कर देता हूँ। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डुअल GST मॉडल इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय ढांचा इंडिया का, दोनों सरकारें चलती हैं ऑफ द कंट्री। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ साथ लेवी मतलब चार्ज करते हैं GST ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच टेक प्लेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरेटरी। जो यूनियन टेरेटरी है और जो एक स्टेट में बिकेगा सामान, वहाँ पे एक साथ ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, आधा
स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। दस टैक्स इज इम्पोज कॉन्करेंटली बाय द सेंट्रल स्टेट, दैट इज सेंट्रल स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स लगाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे। नाउ द सेंटर also has the power to tax intra मतलब within state, INTRA intra state sale, and state are also empowered to tax services. GST extend to whole of India including Union Territory of Jammu and Kashmir में से लेके कन्याकुमारी तक GST चार्ज होता है। तो डुअल GST मॉडल है इंडिया में। सेकंड CGST मतलब सेंटर का जो है CGST, SGST स्टेट का, UTGST जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ UTGST लगता है, और केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें आप बोलते हैं IGST। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स बेचते हैं तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। GST is a destination-based tax applicable on all transactions involving supply of goods or services or both for a consideration subject to exception thereof। मतलब आप अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर मैं पैसे के बदले किसी को कोई सामान सप्लाई करता हूँ तो ये तो दूंगा GST। जैसे पेन है, मैं 10 रुपये का किसी को बेच रहा हूँ तो 10 रुपीज़ पे GST कलेक्ट करूँगा। पर मान लो मैं फ्री में दे रहा हूँ, किसी को कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, तो GST नहीं लगेगा। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन आएंगे जो अभी आप पढ़ेंगे शेड्यूल 1 में, कि अगर आप फ्री में भी कोई सप्लाई करते हैं, फ्री में भी कोई गुड्स या सर्विस किसी को देते हैं तो GST लगता है। पर जनरली कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, तो ही GST देना होगा। अगर आप फ्री में कोई चीज़ किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो GST नहीं देना होगा। हाँ, उसके कुछ एक्सेप्शन है जो आप शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे, कि अगर फ्री में भी आप किसी को देते हैं तो GST चार्ज किया जाता है यहाँ पर। GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये आपको कई बार पढ़ा दिया गया है, वापस समझ लेते हैं फटाफट। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सपोज मिस्टर ए ये राजस्थान में है और मिस्टर बी ये MP में है, मध्य प्रदेश में। क्लियर? मिस्टर ए गुड्स सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर इसको 1 लाख रुपीज़ का, और GST की रेट 18% अज्यूम कर रहे हैं। 18% उस प्रोडक्ट पे, गुड्स पे या सर्विस पे, तो 18,000 GST इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो बिल बना देगा 1,18,000 का, और बी इस बिल का पेमेंट करके गुड्स MP में ले आएगा। अब वो MP में इसे किसी और को बेचेगा या कंज्यूम करेगा। तो ये गुड्स जो है बना राजस्थान में था, सपोज ये मैन्युफैक्चर है, बना था राजस्थान में, कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है MP में, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है GST। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो टैक्स कलेक्ट हुआ, ये टैक्स किस नाम से कलेक्ट हुआ होगा? IGST, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रही है सेल, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, IGST लगता है। इंटर स्टेट, इस सेल को आप INTER इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और ऐसी सेल पर IGST चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ये जो टैक्स है मिस्टर ए किसको जमा कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ये टैक्स किसको ट्रांसफ़र करेगी? MP गवर्नमेंट को, क्योंकि वो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हुआ? MP में। तो GST का बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि गुड्स जहाँ पे कंज्यूम होगा, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट को टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। तो पहले टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स MP गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हुए हैं? MP में कंज्यूम हुए हैं। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है GST का। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसा करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि जो स्टेट पहले से ही रिच हैं, जिन स्टेट में पहले से ही, जैसे महाराष्ट्र इंडिया में सबसे रिचेस्ट स्टेट्स में आता है, वहाँ पहले से ही बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, अब वहाँ गुड्स बन रहे हैं, और बिक कहाँ रहे हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, ये स्टेट अभी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ केवल टूरिज़्म ही है और कोई इंडस्ट्री जनरली नहीं है, बहुत कम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। तो इनको टैक्स, इन सरकारों को टैक्स चाहिए। टैक्स कैसे मिलता है? या तो आपके स्टेट में अच्छे बिजनेस चलते हो जिनसे आप टैक्स कलेक्ट कर सकें, पर जो कई स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स इतना नहीं, इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है, तो वहाँ टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट के पास कम होता है। अब देखिए क्या होगा, मुंबई में कोई गुड्स बना, बिक कहाँ पे रहा है? मेघालय, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा में बिक रहा है, तो वो टैक्स IGST के नाम से कलेक्ट करेगा, पर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। वो कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इन गवर्नमेंट्स को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है। तो इन गवर्नमेंट के पास भी क्या आएगा? टैक्स आएगा, और टैक्स से वो अपने स्टेट का क्या कर पाएंगे? डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो GST के आने से बहुत फ़ायदा हुआ है उन स्टेट्स को, खासकर जो अंडर डेवलप थे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम थी, जहाँ बिजनेसेस कम थे। तो क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट को, उसी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये IGST जो है मिलेगा वो इन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर राजस्थान में बिका है सामान तो ये टैक्स कौन लेती थी? राजस्थान गवर्नमेंट देती थी। पहले कंजम्पशन बेस्ड टैक्स नहीं था, पहले सप्लाई बेस्ड टैक्स था कि जहाँ पे सोर्स है उसी सरकार को टैक्स जाता था, तो वो और रिच होती जाती थी गवर्नमेंट, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र बहुत डेवलप है और टैक्स उसको मिलता जाएगा तो और डेवलप होगा। पर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होगा वहीं उसका टैक्स उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड्स ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है। एक तो सीजीएसटी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी लेवाइड मतलब चार्ज करती है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर मतलब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, ठीक है, ये जो दिल्ली पौंडीचेरी है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली तो वैसे कैपिटल भी है, स्टेट का भी इसे दर्जा दिया जाता है, और ये यूनियन टेरिटरी भी है। अब पहले तो क्वेश्चन उठता है माइंड में, यूनियन टेरिटरी होती क्या है? हम पढ़ते तो हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब यूनियन टेरिटरी हैं। चंडीगढ़, ये सब आप पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यूनियन टेरिटरी होती क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि यूनियन टेरिटरी है क्या। जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो पता ही है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फटाफट आपको बताऊँगा। तो कुछ स्टेट बने थे, राइट। स्टेट्स में डिवाइड हुआ इंडिया। भारत बहुत बड़ा है, उसका जो एरिया है उसको अपने स्टेट्स में डिवाइड किया कि भाई ये एरिया राजस्थान कहलाएगा, ये इतना एरिया एमपी कहलाएगा, इतना यूपी कहलाएगा, इतना कर्नाटक कहलाएगा, एक्सेट्रा। तो ये जो स्टेट्स बने ये किस बेस पे बने? ईजी है। कल्चर देखा गया कि वहाँ पे कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है। अगर मारवाड़ी कल्चर है तो राजस्थान कहलाएगा, अगर वहाँ पे आपका एमपी कल्चर है तो ये गुजराती कल्चर है तो गुजरात बना, कन्नड़ कल्चर है तो कर्नाटक बना, राइट। तो कल्चर और लैंग्वेज के बेस पे डिसाइड हुआ स्टेट। पर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ मिक्स कल्चर था, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो एरिया है वो किस स्टेट को दिया जाए, ये जो एरिया है किस स्टेट को ट्रांसफ़र किया जाए। तो उन शहरों को या उन एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हम अपने अंडर में रखेंगे। वहाँ पे जो उन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, और यूनियन टेरिटरी किसके अंडर में आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं दमन एंड दीव में, तो वहाँ पे टैक्स लग रहा है जीएसटी 1000 रुपीज़। तो इसमें से एक तो यूटी जीएसटी लगेगा, इसे यूटी जीएसटी बोलेंगे 500, और एक लगेगा एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि स्टेट तो बोल नहीं सकते आप, उसे यूटी जीएसटी बोलेंगे। वहाँ पे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा और आधा सीजीएसटी के नाम से लगेगा। स्टेट की जगह यूटी जीएसटी नाम आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और ये उसी यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जनरली टैक्स, क्योंकि उसी यूटी में कलेक्ट हुआ तो उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा ये टैक्स। आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, ये तो पढ़ लिया आपने। पर जो स्टेट जो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी होती है वो तो उसी स्टेट और उसी यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट में काम में लिया जाता है। पर कुछ यूटीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर बना लिया है, खुद की विधानसभा होती है वहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है वहाँ खुद की। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक स्टेट भी है क्योंकि इसने खुद का विधानसभा है दिल्ली में। तो जहाँ खुद की विधानसभा है जिन यूनियन टेरिटरी की, तो उन्हें जीएसटी में स्टेट का ही दर्जा दिया जाता है, जीएसटी में इन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया जाता है। अगर आप दिल्ली में शॉपिंग करेंगे तो एक तो एसजीएसटी लगेगा जो दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, और एक सीजीएसटी लगेगा। वहाँ यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। यानी जिन यूनियन टेरिटरी ने अपने खुद की विधानसभा बना रखी, खुद का स्टेट लेजिस्लेचर बना रखा है, वहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी ही चार्ज होगा, वहाँ यूटी जीएसटी नहीं रहेगा। और जिन यूनियन टेरिटरी में खुद की विधानसभा नहीं है वहाँ पे वही यूटी जीएसटी लगेगा और सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो दिल्ली, पौंडीचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे खुद की विधानसभा या मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली में आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली की स्टेट है, वो यूनियन टेरिटरी भी है पर उसे स्टेट का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसकी खुद की विधानसभा है। तो जिन यूनियन टेरिटरी ने खुद का स्टेट लेजिस्लेचर बना रखा है वहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी ही चार्ज होगा, और जिन यूनियन टेरिटरी ने खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना रखा वहाँ यूटी जीएसटी और सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और वहाँ पे आप शॉपिंग करते थे तो वही
CGST और SGST चार्ज होता था अगर इस विद इन जम्मू कश्मीर आप सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं तो। पर आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, स्पेशल स्टेट का दर्जा इसे दे दिया गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। अब क्वेश्चन उठता है, अब जब ये यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू एंड कश्मीर अभी और लद्दाख, 2 हिस्सों में बांट दिया गया है उस एरिया को। जम्मू कश्मीर जो पहले कहलाता था, अब एक कुछ जो एक एरिया जम्मू कश्मीर कहलाएगा, एक लद्दाख कहलाएगा। तो अब ये यूटी हो गई यूनियन टेरिटरी। तो क्या यहाँ पे जब हम शॉपिंग करेंगे तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अगर आप यूनियन टेरिटरी में शॉपिंग करते हैं जिनकी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, खुद की विधानसभा नहीं है, तो वहाँ यूटी जीएसटी लगेगा और एक सीजीएसटी लगेगा अगर खुद की विधानसभा नहीं है तो। पर जम्मू कश्मीर तो एक स्टेट था पहले, इसकी खुद की विधानसभा थी, तो अभी भले ही टेम्प्रेरी इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है, पर आने वाले टाइम में इसे स्टेट बनाया जाएगा, जो गवर्नमेंट बार बार बोलती है, तो इसे स्टेट ही डिक्लेयर किया जाएगा इनको। पर अभी के लिए यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है, तो भले ही अभी इनकी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है अभी वहाँ पर, पहले थी, तो यहाँ पर शॉपिंग करते टाइम यहाँ पर UT-GST नहीं, CGST और SGST ही चार्ज होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इन्हें स्टेट ही माना जाएगा अभी के जीएसटी में, तो इन्हें स्टेट माना जाएगा। तो जब आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में शॉपिंग करेंगे तो वहाँ SGST और CGST ही चार्ज होगा। यानी दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में SGST और CGST चार्ज होगा। रेस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी में UT-GST और CGST चार्ज होगा। आगे पढ़ लेते हैं अब इसको। आगे लिखा है इसमें इसमें levied and collected state goods and service tax levied and collected by state government और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी जिनकी खुद की विधानसभा है, जिन केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली, पौंडीचेरी, एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स levied and collected by union territory without legislature on intra-state supply, intra मतलब within state, INTRA intra मतलब within state of taxable goods or services, as a general rule where the location of the supplier and the place of supply of goods or service are in the same state। यानी बेचने वाला भी कहाँ रहता है, सेम स्टेट में सप्लायर, और जो खरीद रहा है गुड्स को वो भी सेम स्टेट में। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ पे गुड्स दिया जा रहा है वो सेम स्टेट में है। इट इज़ ट्रीटेड इंटर स्टेट, ये तो पढ़ा दिया गया था। एक ही स्टेट में है सप्लायर और जो रेसिपिएंट है खरीदने वाला, तो वो इंटर स्टेट होगी, विद इन स्टेट सेल मानी जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज पर। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, यानी जो एक सप्लायर है, जीएसटी में मैं बार बार बोल रहा हूँ सेल और परचेज वर्ड नहीं आएगा, या तो सप्लाई वर्ड आएगा। तो एक होगा सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज किसी को सप्लाई कर रहा है, और एक होगा रेसिपिएंट जो ले रहा है। यहाँ पे बायर सेलर कोई वर्ड नहीं है जीएसटी में। जीएसटी में 2 ही वर्ड आएंगे, एक तो सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स सप्लाई कर रहा हो चाहे सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो। बायर की जगह वर्ड आएगा रेसिपिएंट जो ले रहा है गुड्स और सर्विसेज को। तो अगर जो सप्लायर है यानी प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, सपोज ये राजस्थान है जहाँ से बेचा जा रहा है सामान, सप्लाई किया जा रहा है MP में, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जहाँ से दिया जा रहा है ये राजस्थान है। और जो रेसिपिएंट है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो है, ये तो सप्लाई का प्लेस हो गया जहाँ सप्लाई किया जा रहा है। जो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट है वो दूसरे स्टेट है MP, तो ये इंटर स्टेट हो गया, यहाँ पे IGST चार्ज होगा। यानी जो सप्लायर रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट्स में है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रही है, सेल हो रही है, तो यहाँ पे IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और सपोज राजस्थान में कहाँ है सब प्लेस ऑफ सप्लाई, और राजस्थान में ही सप्लाई हो रही है, यानी जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है दोनों राजस्थान में रहते हैं, तो ये विद इन स्टेट हो गई। इंटर स्टेट, ये तो इंटर हुई, इंट्रा INTRA इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। विद इन स्टेट में क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। फर्दर द लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी जो सप्लायर है सेलर है, एंड मैं बोलने सेलर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी जीएसटी में सेलर वर्ड नहीं आएगा, ना बायर परचेजर वर्ड है, सप्लायर और रेसिपिएंट ही आएगा। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर इन 2 डिफरेंट स्टेट में है या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी भी तो हो सकती है, आप 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी भी हो सकती हैं कि आप दमन दीव से लक्षद्वीप को बेच रहे हैं सामान, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रहा है। इट इज़ ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, उसे इंटर स्टेट माना जाएगा। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी को बिक रहा है सामान, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी को बिक रहा है सामान।
respectively. Inter-state supply of taxable goods और services are subject to integrated goods and service tax. यहाँ पे IGST चार्ज किया जाएगा. IGST is the sum total. IGST की रेट वही होती है जो CGST और SGST की मिला के होती है. 18% रेट है तो 9% CGST और SGST की 9%, तो दोनों की मिलाकर ही IGST की रेट बनती है. एंड इज लेवी जो चार्ज होता है बाय सेंटर ऑन ऑल इंटर-स्टेट सप्लाई. एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो ये वहाँ पे चार्ज होगा. यानी 3 कंडीशन में IGST ट्रीट किया जाएगा. एक तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान तो IGST लगेगा. एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी पे जा रहा है तो IGST चार्ज होगा. एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी पे जा रहा है तो IGST चार्ज होगा. थर्ड पॉइंट, लेजिस्लेटेड फ्रेमवर्क है. जब हमें कोई टैक्स लगाना होता है तो लॉ बनाने पड़ते हैं. तो कौन से लॉ बनाए गए थे GST को लाने के लिए बता रखा है. फटाफट रीड कर लेते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में. देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन CGST. पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट तो CGST चार्ज करेगी GST पे फॉर लेविंग CGST लगाने के लिए. तो यहाँ पे एक टैक्स बना. सिमिलरली यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन, इसे मैं समझाता हूँ ताकि ऐसे समझ में आ जाए रीड करने से पहले. एक तो CGST चार्ज हुआ पूरे इंडिया में. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि विद इन स्टेट सामान बिकेगा तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा. तो एक तो CGST लगाया जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. कोई भी टैक्स लगाने के लिए इंडिया में कानून बनता है तो हमने तो CGST एक्ट बनाया 2017 में. के लिए यहाँ तक. इसी तरह एक IGST लगेगा. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिया जाएगा, तो इसके लिए एक एक्ट बनाना पड़ा, IGST एक्ट 2017. फिर स्टेट इस आधा जो विद इन स्टेट सामान अगर बिकेगा, इंट्रा स्टेट अगर सेल होगी तो SGST भी चार्ज होगा. तो हर स्टेट ने अपना SGST एक्ट बनाया. यानी और ये जो CGST में जो बातें लिखी गई हैं वही बातें SGST में लिखी गई हैं. यानी जनरली 99% ये कॉपीड है. जो CGST में कहा गया वही SGST में बोला गया, तभी तो बेस सेम रहेगा दोनों का. तो हर स्टेट को एक्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी तो हर स्टेट को एक्ट भी बनाना पड़ा. तो हर स्टेट ने एक्ट बनाया SGST और वो कॉपीड ही किया. जो CGST में लिखा था वही बातें SGST में मेंशन की गई. और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे UTGST लगेगा. इसके लिए UTGST एक्ट बना 2017 के लिए. यानी CGST एक बना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल CGST लगेगा उसके लिए एक्ट बनाया. IGST कलेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया. इस हर स्टेट ने अपने स्टेट में SGST कलेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया. और UTGST में UTGST एक्ट बना 2017. वो यहाँ पे लिखा गया है. सिमिलरली यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर दैट इज अंडमान निकोबार. ये बता रहा है जहाँ वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे खुद की विधानसभा नहीं है, तो बताया था जहाँ खुद की विधानसभा नहीं है वहाँ पे UTGST और SGST चार्ज होगा. खुद की विधानसभा है नहीं है तो UTGST. और एक मिनट, इसको ऐसे समझने तो कंफ्यूज हो जाएंगे. दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर है. यहाँ पे खुद की विधानसभा है. तो जब यहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा, सिंपल. और जिन विदाउट लेजिस्लेचर, जिन यूनियन टेरिटरी ने खुद की विधानसभा नहीं बना रखी है अभी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, UTGST और SGST. CGST, UTGST और CGST चार्ज किया जाएगा. दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ आर गवर्न बाय UTGST एक्ट 2017 फॉर लेविंग UTGST एक्ट. स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेचर, जहाँ खुद की विधानसभा है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी हैव देयर ओन GST लेजिस्लेशन लिवाइंग SGST. जहाँ खुद की विधानसभा है वहाँ SGST बढ़ा जाएगा, जहाँ खुद की विधानसभा नहीं है वहाँ UTGST बढ़ा जाएगा. आपकी बुक में साफ साफ बोल रखा है इन लद्दाख. देखिए इन लद्दाख भले ही यूनियन टेरिटरी पर लद्दाख में CGST और UTGST इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. यहाँ पे CGST और UTGST लगेगा क्योंकि लद्दाख में अभी खुद की, जम्मू एंड कश्मीर में खुद की विधानसभा थी और उसको भले ही अभी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, तो वहाँ पे तो CGST SGST लगेगा. और लद्दाख में यहाँ पे CGST और UTGST चार्ज होगा क्योंकि लद्दाख में खुद की विधानसभा नहीं है.
तो यहाँ पर आपको CGST और UTGST ही पे करना होगा। जम्मू कश्मीर को भले अभी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है, पर वहाँ खुद की विधानसभा थी, तो उसे अभी भी स्टेट का ही दर्जा माना गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर में शॉपिंग करेंगे तो CGST और SGST चार्ज होगा। इन दिल्ली में खुद की विधानसभा है, तो CGST और SGST चार्ज होगा लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दो देर आर मल्टीपल SGST लेजिस्लेशन, बहुत सारे टैक्स, हर स्टेट के टैक्स अलग अलग बने, यानी राजस्थान CGST अलग बना। जब जम्मू कश्मीर जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, 2017 में जब GST इंडिया में लॉन्च हुआ तो कितने स्टेट थे? 29 स्टेट थे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में 370 आर्टिकल था, तो वो स्टेट था, यूनियन टेरिटरी नहीं बना था। तो हर स्टेट को अपना SGST एक्ट पास कराना पड़ेगा ना विधानसभा में। आपने पढ़ लिया एक्ट कैसे बनता है, मेरे फर्स्ट वीडियो में आप समझ चुके हैं। तो हर स्टेट को एक स्टेट GST एक्ट बनाना था। तो कितने एक्ट बने इंडिया में? 29 SGST एक्ट बने थे। ऑल्दो जो CGST में कहा गया वही SGST में कहा गया, कॉपी कर लिया गया हर स्टेट ने, पर पास तो कराना पड़ेगा ना। बिना एक्ट बनाए टैक्स नहीं ले सकती स्टेट गवर्नमेंट, तो हर स्टेट ने SGST एक्ट भी बनाया अपने स्टेट में। तो ये वही बोल रहा है, दो देर आर मल्टीपल SGST लेजिस्लेशन, द बेसिक फीचर ऑफ लॉ सच एज चार्जेबिलिटी, टैक्स कब लगेगा, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल मतलब आप क्या काम करें कि टैक्स अट्रैक्ट हो, टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा कोई काम करने से टैक्स अट्रैक्ट होगा, ही पढ़ेंगे। टैक्सेबल पर्सन क्लासिफिकेशन, किस किस पर्सन पे कितना कितना टैक्स लगेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किस तरह वैल्यूएशन होगा गुड्स एंड सर्विस का। प्रोसीजर फॉर कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स, कैसे लगेगा टैक्स, कैसे कलेक्ट होगा। एंड द लाइक, इससे तो यूनिफॉर्म मतलब सेम है इन ऑल SGST लेजिस्लेशन एज फार एज फिजिबल, जहाँ तक सही लगा। दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ डुअल GST, ताकि डुअल GST मॉडल को अप्लाई किया जा सके। यानी ये लाइन ही कहना चाह रही है कि जो चीज़ें CGST में लिखी हैं वही चीज़ें SGST में लिखी हैं, ताकि हम डुअल GST मॉडल को अप्लाई कर सकें इंडिया में। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HSN की बात की जा रही है, इसे ध्यान से समझ लेते हैं। सपोज करते हैं, वैसे आजकल बहुत रेयर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। मिस्टर A इंडिया में रहते हैं, ये स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं। इन्हें अब राइस खाने की आदत है। इंडिया में अपन चावल बोलते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में राइस बोलते हैं, पर स्विट्ज़रलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, वहाँ की लैंग्वेज स्विस हो सकती है और लैंग्वेजेस चलती हैं। वहाँ पे चावल को मान लेते हैं अपन, उसका नाम दे देते हैं, एक भी अर्जरू बोलते हैं। हर लैंग्वेज में हर वर्ड अलग हो सकता है। राइस तो इंग्लिश वर्ड हुआ, हिंदी में अपन चावल बोलते हैं इंडिया में, राइट, इंग्लिश वर्ड राइस हुआ। अब ये स्विट्ज़रलैंड घूमने गए, इन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये आता भी है, पर जो यहाँ पे इन्हें जिस रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं या जिस शॉप पे शॉपिंग कर रहे हैं राइस की, वहाँ पे उस पर्सन को, जो मिस्टर B है, इसे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी तो आएगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में नहीं रहता। इंग्लिश भी नहीं आती ना हिंदी आती। अब आप इसे कैसे समझाएंगे कि मुझे चावल चाहिए? क्वेश्चन ही उठता है, कैसे आप इसको बोलेंगे चावल चाहिए? इशारों में बोलेंगे, टाइम लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, विश्व में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हो सकता है किसी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाए, किसी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाए, बल्कि इंडिया में ही हो सकता है बहुत सी लैंग्वेजेस में राइस को, चावल को कुछ और वर्ड हो जो हमें नहीं पता हो। तो फिर ये प्रॉब्लम वर्ल्ड में आएगी आपको, क्योंकि आप किसी और कंट्री में जाएंगे और वहाँ अगर उस पर्सन को नॉलेज नहीं है तो वह समझ नहीं पाएगा आपकी बात। तो एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो कोडिंग करता है। कोडिंग देना मतलब किसी गुड्स और सर्विस को नाम देना। जैसे आपके ये बार कोड होते हैं, जब आप जाते हैं इस पर कोड होते हैं, बार कोड से वो रीड कर लेता है सिस्टम अपने आप। जैसे आप कहीं शॉपिंग करते हैं मॉल वगैरह में, वो आपके प्रोडक्ट पे एक लाइट डालते हैं, उससे में कोडिंग लिखी होती है इनमें, और कोडिंग से वो सिस्टम अपने आप ले लेता है कि आपने क्या शॉपिंग करी, अपने आप बिल में आ जाता है। आपने पेन परचेज़ किया, आपने आटा खरीदा, फ्लावर खरीदा, एक्सेट्रा। तो ये कोडिंग की जाती है गुड्स की। कोडिंग देने से एक फ़ायदा होता है कि कोई भी डिफरेंट देश का आदमी आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर प्रोडक्ट का अगर हमें कोड दे दें जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, तो भले मैं इंडिया में शॉपिंग कर रहा हूँ ये चीज़ या अमेरिका में शॉपिंग कर रहा हूँ, उसे पेन ही बोला जाएगा उस कोड नंबर को।
तो हर प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक कोडिंग दी गई ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना की जाए। तो कोडिंग दी गई जिसे हम HSN बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मतलब स्टैंडर्ड क्रिएट करना एक वर्ल्ड लेवल पे, हमने उसी कोडिंग को अडॉप्ट किया। हार्मोनाइज सिस्टम है बनाया कि हर प्रोडक्ट की कोडिंग होनी चाहिए, बिना कोडिंग के कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण किया, उसका नाम रखा, हर प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक नाम दिया गया। तो HSN कोड बोलते हैं शॉर्ट में, HSN कोड, ये 8 डिजिट के होते हैं। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो वर्ल्ड लेवल पे जो कोडिंग इस्तेमाल की जा रही है वही कोडिंग इंडिया में इस्तेमाल की जा रही है। यानी इस पेन की जो कोडिंग अमेरिका में होगी, USA में होगी, वही कोडिंग इंडिया में होगी। पेन को कोडिंग चेंज नहीं की जाएगी ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की जाए। तो इसको और क्लियर कर लेते हैं तो हमें रीड करने में समझ में आएगा। HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये 8 डिजिट का कोड होता है। इसे और समझते हैं। सपोज डिक्शनरी में अगर आप डिक्शनरी तो आपने देखी हो कितने चैप्टर होते हैं, 26 चैप्टर होते हैं। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 26 चैप्टर हो गए डिक्शनरी में, इंग्लिश की डिक्शनरी में। उसमें चैप्टर्स बटे होते हैं, ए वाले जो ए से शुरू होते हैं अल्फ़ाबेट उसमें ए में आएंगे, जो बी से होते हैं वो बी में आएंगे, सी से होंगे वो सी में आएंगे, राइट। ऐसे ही Z तक चलता है। अब आपसे कोई बोले कि कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बॉल वर्ड है, BALL बॉल। तो ये बॉल वर्ड है, वो कौन से चैप्टर में मिलेगा? ऑब्वियसली बी में मिलेगा। ये बी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो बी में मिलेगा ना, आप ए और सी में थोड़ी ढूंढेंगे। सेम HSN में भी ऐसा कोडिंग दी गई, चैप्टर बनाए गए। HSN में भी एक चैप्टर बनाए गए, चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को डिवाइड किया गया। जैसे ये चैप्टर है 26 कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से में आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, कैलकुलेटर होता है, मोबाइल होता है, क्लॉथ्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं। तो रेट अलग अलग होती है ना प्रोडक्ट पे, किसी पे 18 होगी, किसी पे 12% होगी। तो हर प्रोडक्ट पे GST के रेट अलग अलग है। तो चैप्टर्स बनाए गए, चैप्टर्स में डिवाइड किया गया कि अगर ये इसमें आता है, प्रोडक्ट का नाम है तो वो इस चैप्टर में आएगा, अगर वो मोबाइल है तो इस चैप्टर में आएगा, यूटेंसिल है तो इस चैप्टर में आएगा। और फिर इनको कोड दिए गए ताकि कोडिंग से, और जो कोड दिए गए हैं वो वर्ल्ड लेवल के दिए गए हैं ताकि जो अमेरिका में कोड है वही इंडिया में कोड अडॉप्ट किया गया है। तो अब इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने डाउनलोड किया है नेट से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे चैप्टर 85 है, मैंने चैप्टर 85 का एग्जांपल लिया है। चैप्टर 85 में किसकी कोडिंग है? इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड पार्ट्स देयर ऑफ। यानी ये जो चैप्टर 85 में है, कौन से गुड्स आएंगे? जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी हैं और इक्विपमेंट हैं, जो औजार हैं, और इनके पार्ट्स, जो इनसे रिलेटेड पार्ट्स हैं वो इसमें आएंगे। साउंड रिकॉर्डर आएंगे, रिप्रोड्यूसर आएंगे, टेलीविजन इमेजेस आएंगे, साउंड रिकॉर्डर एंड रिप्रोड्यूसर्स एंड पार्ट्स एंड एसेसरीज ऑफ सच आर्टिकल। तो अगर मुझे क्लॉथिंग, कपड़ा बेच रहा हूँ तो मैं इसमें थोड़ी ढूंढूंगा, कपड़े का ये है ही नहीं चैप्टर। ये केवल किसकी बात कर रहा है कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट आएंगे। ये देखिए HSN कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले 01, ये तो चैप्टर हुआ, मैं इसको और समझाता हूँ। ये चैप्टर हुआ मेन, ये इसकी हेडिंग होगी कि भाई इसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी आएंगी और इक्विपमेंट आएंगे, ये चैप्टर का नाम हुआ। इसमें फिर ये चैप्टर हुआ, अब इसमें हेडिंग होगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो हेडिंग दी जाती है, ठीक है। हेडिंग क्या है यहाँ पे? 01, ये 85 तो चैप्टर हो गया। देखिए 01 इसकी पहली हेडिंग हुई। हेडिंग में क्या है, किस क्या क्या चीज़ें आएंगी? मेन हेडिंग, इसे आप बोलेंगे मेन हेडिंग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स एक्सक्लूडिंग जनरेटर सेट। इसमें जनरेटर सेट नहीं आएंगे, पर कोई इलेक्ट्रिक मोटर है जो बिजली से चल रही, कोई जनरेटर है, वो इसमें कवर्ड होंगे। 18% की रेट है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक मोटर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में मशीनरी भी तो कई तरह की होती है ना। तो फिर इसके बाद इन्होंने अब इसको आगे बढ़ाया कोड को, 8501, अब यहाँ पे 10 और ऐड कर दिया। मोटर एंड आउटपुट नॉट एक्सीडिंग 37.5 वेट, मतलब जिनका वॉट जो है 37.5 वॉट की जो मोटर है उससे ज़्यादा की मोटर नहीं है, 37.5 वेट से कम की, वॉट से कम की मोटर है, तो 18% रेट है यहाँ पर। तो एक और चैप्टर जुड़ गया, यानी मैं इसको ऐसे लिखता जाता हूँ 8501। ये तो चैप्टर हुआ। ये क्या हुआ? हेडिंग हो गई। फिर इसके बाद हेडिंग के बाद आती है सब हेडिंग, कि इस हेडिंग के भी तो सब हेडिंग होगी। तो सब हेडिंग 10 में इन्होंने लिख दिया कि वो मोटर आएंगी जो 37.5 वॉट से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई सब हेडिंग आपकी। ये चैप्टर,
ये हेडिंग, ये सब हेडिंग। अब इसमें भी 37.5 से नीचे की वॉट वाली मशीनें भी कई तरह की आती हैं, तो एक इसके बाद 11 और बढ़ा दिया गया, 8 वर्ड हो गया, 8 कोड हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, एक्सक्लूडिंग जनरेटर सेट तो आएगा नहीं, वो पहले ही बोल दिया था। मोटर ऑफ एन आउटपुट नॉट एक्सीडिंग 37.5, ये तो सेम है। ये देखिए डीसी मोटर, मिरर मोटर, ये इनका नाम आ गया प्रोडक्ट का, कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डीसी मोटर और मिरर मोटर है। तो ये मेन जिस पे टैक्स लगेगा वो 18%। तो इसके बाद एक और कोड जोड़ा इन्होंने 11, इसमें डीसी मोटर आ गए, यानी उस मशीनरी का नाम आ गया डीसी मोटर। तो ये आपका हो गया टैरिफ आइटम, ये हो गया प्रोडक्ट जिस पे आपको क्या लेना है, जीएसटी चार्ज करना है। तो ये सब बोलते हैं टैरिफ आइटम। तो इसे समझ लें, एक सबसे पहले चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर हेडिंग होती है, उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, और सब हेडिंग्स के अंदर भी आगे होता है, उसे बोलते हैं आप टैरिफ आइटम। जिस टैरिफ आइटम होता है जिस पे टैक्स लग रहा है, प्रोडक्ट, टैक्सेबल प्रोडक्ट। इस तरह से 8 डिजिट कोड होता है। और पढ़ देता हूँ, जैसे 12 आ गया अब लास्ट में, 12 में कौन सी मोटर आएंगी, देखिए डीसी मोटर है कॉमन, पर इसमें भी एक टाइप है स्टीपर मोटर, वो इसमें कवर्ड होगी। ऐसे 13 हो गया तो डीसी मोटर, वाइपर मोटर। देखिए डीसी मोटर कॉमन है, पर इसके प्रोडक्ट आगे मशीनों में कई तरह की मशीन होती है तो वो बदलती जा रही हैं। इससे तो 19 में डीसी मोटर है, पर अदर्स कोई और छूट गई तो इसमें कवर्ड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। HSN कोड दिए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, सभी जगह एक ही नाम से उस प्रोडक्ट को जाना जाए। कोडिंग दी जाती है, कोडिंग से पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में कवर्ड है, ताकि उस पर जीएसटी लिया जा सके। इसी तरह सर्विसेज की भी कोडिंग की जाती है, जिसे सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं, पढ़ लेते हैं अब। और ये पहले भी होता था कोडिंग, जब एक्साइज और था तब भी होता था, कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग कोडिंग की जाती है। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मतलब स्टैंडर्ड बनाना, एक सिस्टम बनाना, नॉमेनक्लेचर नाम देना। इज यूज फॉर क्लासीफाइंग द गुड्स अंडर जीएसटी, उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। चैप्टर रेफर टू इन द रेट शेड्यूल, रेट मिल जाती है शेड्यूल ऑफ गुड्स एंड गुड्स आर द चैप्टर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। जो कस्टम टैरिफ एक्ट है, कस्टम एक्ट तो अभी भी लगता है, जो फाइनल पढ़ेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, तो ये जो कोडिंग है वहाँ पे दी हुई है, उसी को जीएसटी में अडॉप्ट किया गया है। A new scheme of classification service has been devised wherein the service of various description have been classified under various sections. Service पे भी लगता है GST. Heading and groups. Each group consists of various service code tariff होते हैं, वही सेम जैसे SSC बोलते हैं, SAC service accounting code is used for classifying the service under the GST like HSN for goods। यानी सर्विस के लिए SAC यूज होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और गुड्स के लिए HSN यूज होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये आपको जो कोडिंग दी है, जो ये कोडिंग दी थी ना, ये याद नहीं करनी होती, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ये कोडिंग कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, रेट्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं, और ये डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता। तो ये HSN कोड आपको याद नहीं करने होते, ना फाइनल लेवल पे ना इंटर लेवल पे। ये तो हमें भी याद नहीं होते, बुक देख के देखना पड़ता है कौन से प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है ये, और ऐसे गुड्स के नाम आप याद नहीं कर सकते। ये केवल बस इतना ध्यान रखना है कि HSN कोड होते हैं और जो गुड्स पे अलॉट किए जाते हैं, ताकि कोडिंग सेम रहे पूरे वर्ल्ड में, उस प्रोडक्ट को एक ही नाम से जाना जाए। और सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड आप बनाते हैं, इन्हें याद नहीं करना होता, केवल समझने के लिए इतना काफ़ी था। क्लियर? अगर आपकी तरफ से कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम इतनी क्लास लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।